नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्तार के घर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की है। अखिलेश ने इस दौरान सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मुख्तार ने जहर देने की बात की थी। सरकार जब सुरक्षा नहीं दे सकती तो जनता की सेवा कैसे कर सकती है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। दरअसल अखिलेश यादव इस दौरान जहां बोलते हुए नजर आए कि मुख्तार ने जहर देने की बात कही थी और बावजूद इसके सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई। तो जब सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती तो जनता की सेवा कैसे कर सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुख्तार के घर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं, परिवार का दुख बांटने। और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, लोग अपने न्याय के लिए आत्मदाह तक कर रहे हैं, तहसीलों में जान गई है। मुख्यमंत्री आवास तक लोग गए हैं और जाकर के आत्मदाह किया है। मुख्यमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री की ऑफिस हो, जेलों में जान गई, थानों में, अस्पतालों में और कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। राजनीतिक दल कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं और इसी क्रम में अलीगढ़ में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। शहर के रघुनाथ पैलेस में आयोजित इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। और इस दौरान कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने के लिए भी इस दौरान मिले। तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देने का काम किया। आज हम कह सकते हैं दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सक्रिय नहीं। माफिया जो पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। जो बदमाश है वो जेल के सीटों के पीछे सड़क पीने का काम कर रहे हैं, खुले आप घूमने के छोड़। अब तो आप लोग देखते होंगे टेलीविजन में, अखबारों में, बदमाश गले में तख्ती लटका करके घूमते हैं, कभी जेल भेज दो। लेकिन कुछ बदमाश कहते हैं कि अब जेल में भी बहुत टेंशन है, अब जेल भी जाना ठीक है। कि हमारे भाई सतीश गौतम जी आपकी जरूर की सेवा लगातार कर रहे हैं और अलीगढ़ एक निश्चित लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ की आवाज पूरी देश दुनिया में सुनी जाती है और विपक्ष के जो प्रत्याशी उन्हें अच्छी तरह आप जानते हैं। कभी उनको भी अवसर मिला था, पलट करके अलीगढ़ के तरफ नहीं देखा। आज हमारा भाई सतीश गौतम अपने नेता नरेंद्र मोदी जी की खाव लेकर के आपके बीच में आए। तो वहीं राज्यसभा सांसद और बीजेपी संगठन महासचिव अमरपाल मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश के मुख्तार के परिवार से मुलाकात पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव को आड़े हाथ लेते हुए अमरपाल मौर्य ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर उनके घर नहीं गए।
अखिलेश किसी के जीवन को भी राजनीति से जोड़कर काम करते हैं, जो कि इससे घृणित और कुछ नहीं हो सकता। दरअसल राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य आज प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के लिए रायबरेली पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर कटाक्ष किया। देखिए, रायबरेली की जनता ने गांधी परिवार को हमेशा जो है सिर पे उठाए रखा। आज जब रायबरेली की जनता, मतलब उनको बंगला प्यारा था, इसलिए वो रायबरेली की जनता को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाने का अपना निर्णय किया। इससे रायबरेली की जनता इन कांग्रेसियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। 2024 में प्रचंड बहुमत से हम रायबरेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। उनका गठबंधन है कहाँ? वो एक परिवार का और एक लूट खसोट भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। उस गठबंधन में देश के प्रदेशों को लूट करके रखने वाले आपस में मिल करके उस गठबंधन को बचाने का काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के अंदर जो है पूरे सने हुए हैं। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची जारी। 40 स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस ने जारी की है, जहां पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का भी नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि दीपक सिंह को स्टार प्रचारक बनाया गया है। अमेठी कांग्रेस में खुशी की लहर भी इस दौरान देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें पूर्व एमएलसी का नाम भी शामिल है। जिसके बाद अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमेठी से पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का भी नाम कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। दीपक सिंह को स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिसके बाद अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 40 स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस ने जारी की है, जिसमें पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का भी नाम शामिल है। दीपक सिंह को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट एक हॉट सीट रही है, जिसे कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा ये साफ नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली। 24 साल से चल रहा गांधी परिवार का जादू। जारी रहेगी परिवार की विरासत। मां की सीट पर ताल ठोकेंगी बेटी प्रियंका गांधी। देश में 18वें लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण के लिए 8 सीटों पर बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम दल के प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भर दिया है और मिशन 24 के प्रचार में भी जुट गए हैं। साथ ही अन्य चरणों की सीटों पर कुछ पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो कुछ बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट हॉट सीट है, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा ये साफ नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक मां की सीट पर प्रियंका गांधी ताल ठोक सकती हैं। ये फैसला पार्टी की बैठक में तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी के नाम की आधिकारिक घोषणा 15 अप्रैल के बाद की जा सकती है। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो शुरू से ही यूपी की राजनीति में सक्रिय रही हैं। पहले उनका दायरा अमेठी और रायबरेली तक सीमित हुआ करता था। 2019 में जब कांग्रेस महासचिव बनाई गईं तो उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। बाद में वो पूरे यूपी की प्रभारी बनी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व भी उनके मामलों में दखल नहीं दे रहा था। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरों के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने कहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली की महिलाओं की हिम्मत का प्रतीक हैं। रायबरेली सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। ये यूपी की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 1971 के बाद अब तक सिर्फ 3 बार ही
यहाँ पर कांग्रेस को हार मिली है। इंदिरा गांधी इस सीट से 2 बार तो वहीं सोनिया गांधी 4 बार सांसद चुनी गई हैं। रायबरेली लोकसभा सीट का इतिहास। 2019 में सोनिया गांधी जीती, 2014 में भी सोनिया गांधी जीती थी, 2009 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से सोनिया गांधी जीती। साल 1999 में कांग्रेस के सतीश शर्मा जीते। इस सीट पर कांग्रेस आज तक केवल 3 बार ही हारी है। पहली बार उसे 1977 में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस को दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 के चुनावों में हार झेलनी पड़ी। केवल 3 बार हारी कांग्रेस। कांग्रेस को पहली बार 1977 में करारी मात देखनी पड़ी, जब राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया था। ये चुनाव इमरजेंसी के दौर के बाद हो रहे थे। देश की जनता में कांग्रेस के खिलाफ बड़ा आक्रोश था, जिसका नुकसान इंदिरा गांधी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। दूसरी बार 1996 और तीसरी बार 1998 में चुनावों में हार हुई। बीजेपी के प्रत्याशी रहे अशोक सिंह ने 2 चुनावों में कांग्रेस को पटखनी दी। 3 हार के अलावा कांग्रेस आज तक इस सीट पर अजेय है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का प्रयास कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर क्या है सियासी समीकरण? एससी वर्ग वोटरों की संख्या 34%, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 11%, ठाकुर वोटों की संख्या 9%, यादव वोटरों की संख्या 7%, मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 6% और अन्य वर्गों के वोटर्स की संख्या करीब 23% है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं और कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस की उच्च स्तरीय संगठन बैठक में यह फैसला हुआ है, लेकिन ये तो अब 15 अप्रैल के बाद ही साफ हो पाएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने मुख्तार के परिवार से मुलाकात पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, वोट बैंक की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही आपको बता दें कि मुख्तार के परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, वोट बैंक की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है यह वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। राष्ट्रवाद और विकासवाद के रास्ते पर जब देश और प्रदेश चल पड़ा है तो तुष्टीकरण नहीं चलेगा, कमल खिलेगा और फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनेगी। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अब इमरजेंसी में भी किसी मरीज की जान नहीं जाएगी। मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाना हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो, आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए कमर कस ली है। देश में अब तक बड़े शहरों में ही ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीजों की जान बचाने का काम किया जाता है और ऐसे में आगरा के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने की ट्रैफिक पुलिस की पहल सराहनीय है। इसे लेकर हमारे संवाददाता बृजकिशोर शर्मा ने एसीपी ट्रैफिक सैयद अरीब अहमद से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। आगरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। चौराहों पर कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं कंट्रोल रूम से निगरानी भी रखी जा रही है। अब एम्बुलेंस को जाम में ना फंसे उसके लिए एक अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान की जानकारी के लिए एसीपी ट्रैफिक सैयद अरीब है हमारे साथ। किस तरह सर एम्बुलेंस को जाम में ना फंसे, किस तरह का अभियान चला रहे हैं? देखिए, अगर कोई एम्बुलेंस किसी रेड लाइट पर रुकी हुई है या किसी कंजेशन में फंसी हुई है तो हम एम्बुलेंस चालकों
या जो पीड़ित हैं एम्बुलेंस में, उनके अभिभावकों और हॉस्पिटल ओनर से भी ये अनुरोध करते हैं कि तुरंत हमारे ट्रैफिक कंट्रोल रूम को सूचित करें। हर एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा हमारा कंट्रोल रूम उपलब्ध करा रहा है। किसी भी रेड लाइट पर या रुके हुए ट्रैफिक पर उन्हें रोका नहीं जाएगा, उनको लगातार पास कराया जाएगा। इसके लिए जो नंबर है वो है 9454457886। इस नंबर पर सूचित करें। हर एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा आगरा ट्रैफिक कंट्रोल रूम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सर, पब्लिक को देखा जाता है कि एम्बुलेंस आ रही है, जाम लगा रहता है, गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोग रास्ता नहीं देते हैं। पब्लिक को भी जागरूक करने के लिए किस तरह को इस अभियान में जोड़ा जाएगा? जी, पब्लिक को भी लगातार हम अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। जो चौराहों पर लगे हुए लाउड स्पीकर हैं, उसके माध्यम से लगातार इस बात का अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि एम्बुलेंसेस को रास्ता दें। किसी एक की भी जान बचती है तो ये हम सबकी बड़ी जीत होगी। देखिए सर, मरीज को लेके जब जाती है एम्बुलेंस तो तमाम कई रास्ते ऐसे हैं जहाँ ट्रैफिक के अलावा भी कई व्यवस्थाएं खराब हैं, तो किन किन विभागों से आप संपर्क करेंगे कि रोड की व्यवस्था भी सही हो? देखिए, आगरा की रोड इंजीनियरिंग बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण यहाँ हादसे भी बहुत होते हैं। इसके संबंध में हमने सभी विभागों से पत्राचार किया है। नेशनल हाईवे विभाग, नगर निगम, इन दोनों के साथ मिलकर हम रोड इंजीनियरिंग इंप्रूव करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ एसीपी ट्रैफिक सैयद अरीफ, जिन्होंने बताया किस तरह एम्बुलेंस जाम में ना फंसे उसके लिए अभियान चलाया जाएगा। तमाम जो जिम्मेदारियां हैं ट्रैफिक की ये निभाए। इन्होंने कंट्रोल रूम से निगरानी के लिए पूरा सिस्टम चलाया है, पीए सिस्टम चलाया जा रहा है, जिससे पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। रामपुरी चाकू की खासियत इतनी है कि वो फिल्मों से लेकर फिल्मी डायलॉग्स में भी चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन आज इन्हीं चाकुओं के व्यवसाय में जंग सा लग जाता है और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। जानी, ये रामपुरी चाकू है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं। फिल्मों से प्रसिद्ध हुआ ये रामपुरी चाकू असल में भी बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर की, जहाँ एक चौराहा ऐसा भी है जो चाकू चौराहा के नाम से फेमस है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चाकू लगा है। वैसे रामपुरी चाकू का इतिहास लगभग 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ के कारीगर जो इस चाकू को बनाकर अपना घर चलाते थे, अब उनका काम भी बिल्कुल मंदा पड़ चुका है। ये है मोहम्मद यामीन, जो कि रामपुरी चाकू बनाते हैं। सुनिए अब इनका कैसे गुजर बसर चलता है। लगभग 200 साल का इतिहास है, ऐसे ही धीरे धीरे खत्म होते चले गए। मैं आखिर में आन के मैं रह गया हूँ बनाने वाला। मैं भी काम नहीं कर रहा था, मैंने भी बंद कर दिया था, इसीलिए इसकी आगे कोई चांस ही नहीं था आगे बढ़ने के। इतनी मेहनत से हमारे माँ बापों ने सिखाया था। हमारे बाप भी गरीबी में और उनके बाप भी गरीबी में चले गए, मैं भी आन के गरीबी में आन के टक गया, मगर मैंने चाकू के कारोबार से कोई तरक्की नहीं करी। अब ये इतने टाइम में आन के हमारे डीएम आए थे, अंजनी कुमार साहब, जिनकी वजह से उन्होंने ये देखा कि रामपुर की कारीगरी जो है वो बाजार से नहीं जानी जाती है। रामपुर की कारीगरी बाजार से नहीं जानी जाती है, रामपुर की कारीगरी कारीगर से जानी जाती है कि रामपुर का कारीगर कौन है जो उसको बनाता है। तो साहब ने हमें ढूंढवाया होगा या किसी से भी जरिए से, तो मैं उनके हत्थे लगा तो वो मेरे घर आए, आन के देखा, मुझसे पूछा साहब बंद क्यों करा साहब? मैंने कहा इसमें इतनी मजदूरी नहीं है, इतना अच्छा कारोबार है, ये बंद मजदूरी नहीं है इसमें, मैं इसको क्या करूँगा, इतने पैसे में तो कोई और भी काम कर लूँगा मैं। लोग कहेंगे अरे रामपुरी चाकू बनाता। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो आपस में बात करने लगे, कह रहे इनका जो मेहनत का पैसा है ना वो व्यापारी खा रहा है, इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसा करो तुम ये बनाओ और बना के बेचो, अपना बनाओ अपना बेचो। आपने साहब ने मुझे सपोर्ट भी करी और 50,000 का लोन भी मुझे दिलाया था आगे बढ़ाने के लिए। और रामपुर का चाकू जब से इन्होंने 3 साल हो गए, अब ये रामपुर के चाकू चौराहे पे जो चाकू बड़ा वाला रखा गया है ना, साहब ने रखवाया, तो इससे तो पूरी दुनिया हिल गई है। अरे रामपुर का ये बड़ा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रामपुर में चाकू ये रखा गया है। तो आज विदेशों से मेरे पास फोन आते हैं
कि ये आएगा यहाँ पे कैसे मंगवाने का। मेरे स्कूटर ही है जो इसको भिजवा सकते हैं, हमारी तो ताकत है नहीं जो बाहर विदेशों में भेजें। विदेशों से आपके पास फोन आता है, कहाँ से? मेरे पास फोन आया कनाडा से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, और यहाँ तक कि सऊदी का बंदा भी एक ऐसा है कि जो विचारी है कि ये यहाँ पे आ जाएं और मैं इसका काम चालू कराऊं, बेचने के लिए सप्लाई करूं। तो आप सऊदी से आपको फोन आया कि आप वहाँ आ जाइए, आपका उद्योग वहाँ लगवा देंगे, रामपुरी चाकू सऊदी में बनने लगेगा, लेकिन आप नहीं गए वहाँ? मैं नहीं कि मैं अपना इंडिया, अपना भारत सबसे बढ़िया। मैं अपनी देश की कला दूसरे देश में क्यों लेके जाऊँ। मैंने यहाँ पे, मेरे बाप दादाओं ने यहाँ पे सीखा, यहाँ पे करा। मैं यहाँ का हुनर, यहाँ की मेहनत का जो है सीखा हुआ मैं विदेश में जाकर उनको सिखाऊँ, उनको दिखाऊँ, तो हमारे देश का नाम ही खराब है। यहाँ का सीखा हुआ आदमी यहाँ काम कर रही है ना, ऐसा नहीं। मैं इंडिया, अपना भारत जिंदाबाद। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। फतेहपुर में 2 घरों में की चोरी, नकदी और लाखों के जेवरात पर किया हादसा, पुलिस की मामले की जांच शुरू। फतेहपुर में अवैध बालू खनन का मामला आया सामने, पट्टाधारक पर डीएम ने किया 58 लाख का जुर्माना, 2 किसानों को नोटिस जारी कर प्रशासन ने तलब कर मांगा जवाब। प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान, संदिग्ध 4 पहिया वाहनों की चेकिंग कर ली गई तलाशी, लगभग 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों की चेकिंग की गई। बांदा में लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड पर एसपी, पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और उपकरण किए बरामद। फतेहपुर में दिन दहाड़े किसान के साथ लाठी डंडे से मारपीट, घटना में युवक की मौत, 2 लोग घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, घटना को अंजाम देकर आरोपी हुए। झांसी में परिवार वालों ने लड़की को जंजीर से बांधकर की पिटाई, प्रेमी संग भाग गई थी लड़की, पुलिस ने लड़की को कराया जंजीरों से मुक्त। बाराबंकी में ट्रेन में संदिग्ध लावारिस वस्तु होने की फोन से मिली सूचना मिलने पर पहुंचे अधिकारियों ने हर एक बोगी की सघन तलाशी ली, तलाशी में नहीं मिली बम या विस्फोटक जैसी कोई वस्तु। पीलीभीत में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, आंखों को ऑपरेशन करवाने गई महिला की गई रोशनी, डॉक्टर ने महिला की आंखों की रोशनी की कीमत लगाई 1,500 रुपए। पीलीभीत में आचार संहिता का पूरा उल्लंघन, शहर में घूम रही विधायक लिखी गाड़ी, नंबर प्लेट पर बना कमल का सिंबल। झांसी में पीएसी रिक्रूट की पासिंग आउट परेड का आयोजन, कार्यक्रम में 173 पीएसी रिक्रूट आरक्षी सिपाही बनाए गए, प्रशिक्षण पूरा करने वाले रिक्रूटर आरक्षियों को अपर पुलिस महानिदेशक ने दी बधाई। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।